Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10. We are doing chapter number 12, coordination and control. Today we are going to do the last topics of this unit, that is feedback mechanism and the disorders of nervous system. सिंपली पहले मैं आपको फीडबैक मैकेनिज़्म को एक रेगुलर एग्जांपल से बताना चाहती हूँ कि फीडबैक मैकेनिज़्म ऐसा प्रोसेस होता है जिससे रेगुलेट किया जाता है किसी भी प्रोसेस को उसी के फीडबैक से। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैं कोई होमवर्क देती हूँ, ठीक है, और एक स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से वो काम जो है करना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, कम हो जाएं, ठीक है। तो फिर आप काम करते करते जो है क्या करते हैं, नॉर्मल पे आ जाते हैं, नॉर्मल स्पीड पे, बहुत ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि आप जो है बहुत स्लो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि स्टूडेंट्स, हरी अप, कंप्लीट योर वर्क, तो जल्दी अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। तो आप थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, फास्ट होते होते आप फिर दोबारा नॉर्मल पे आते हैं। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, कि किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करना बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस की मदद से। यानी अगर बहुत तेज़ी से हो रहा है तो नॉर्मल पे लेके आना, बहुत कम हो रहा है तो नॉर्मल पे लेके आना। अब हमने करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के से ये फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो हम रीडिंग करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट, कि ये ऐसा नहीं होता कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो हर वक्त जो हैं अपने हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट करते रहें। वो सिक्रीट करते हैं, रेट उनका वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये रेट जो है उसका रेगुलेट होता है। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लाइंस जो हैं इतनी क्लियर नहीं है, आप जस्ट सुने और इसको समझें कि ये फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है अपने हार्मोन सेक्रीट नहीं करते। वो सेक्रीशन जो होती हैं हार्मोन्स की, वो क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, कि जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है। लाइक मैनी अदर फंक्शन इन बॉडी, द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। और ये कैसे कंट्रोल होती है? फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। मतलब जो भी काम हो रहा है उसके आउटपुट को देखते हुए, रिज़ल्ट को देखते हुए उसको रेगुलेट करना। बहुत कम हो गया है तो उसे स्पीड तेज़ करके उसे नॉर्मल पे लेके आना। बहुत तेज़ हो गई है सेक्रीशन तो फिर उसको कम करके नॉर्मल पर लेकर आना। फीडबैक मैकेनिज़्म की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स। इन नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ प्रोसेस डिक्रीजेज और इनहिबिट्स। डिक्रीज़ करने का मतलब है कम हो जाना, और इनहिबिट्स का मतलब होता है रुक जाना। द प्रोसेस दिस mechanism वर्क्स टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। मतलब वही कि नॉर्मल की तरफ उसको लेके जाते हैं किसी भी हार्मोन की सेक्रीशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसके एग्जांपल देखें। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेस, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है तो पेंक्रियाज जो है क्या सेक्रेट करता है? इंसुलिन। और ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, वो उसको फिर कम कर देते हैं क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रीट हो गया है। डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टू अ नॉर्मल, जब वो नॉर्मल की तरफ हो जाती है, सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। जब नॉर्मल हो जाता है तो इंसुलिन की सेक्रीशन बंद हो जाती है। इसी तरह व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन
ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल लेवल, कि नॉर्मल से जब कम होती तो क्या सिक्रीट होगा, ग्लूकागोन। पेंक्रियाज सिक्रीट्स ग्लूकागोन। ये क्या करता है, इट राइजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल या कंसनट्रेशन, और वो उससे जो है बढ़ा देता है उसकी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन, और इस तरह से राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट, और जब ये नॉर्मल तक पहुंच जाती है, इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन, तो फिर वो उसकी ग्लूकागोन की सेक्रीशन रुक जाती है जब वो नॉर्मल पे पहुंच जाता है। इन अदर वर्ड्स, द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन आउटपुट कंट्रोल्स द प्रोसेस द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। यानी इसका ये मतलब है कि ग्लूकोज और इंसुलिन और ग्लूकागोन की जो सेक्रीशन है वो किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इंसुलिन सेक्रीट होता है, वो उसको नॉर्मल पे ले आता है, फिर जब नॉर्मल पे पहुंच जाता है तो इंसुलिन की सेक्रीशन बंद हो जाती है। इसी तरह जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो ग्लूकागोन सेक्रीट होना शुरू हो जाता है, वो उसको दोबारा नॉर्मल पे लेके आता है। जब नॉर्मल पे पहुंच जाता है तो फिर इनहिबिट का मतलब है रुक जाती है, फिर ग्लूकागोन की जो है सेक्रीशन रुक जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव में क्या है, द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ process, for example suckling action of the infant stimulates the production of hormone in the mother। क्या होता है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनमें ये है स्टिमुलेट करता है फंक्शन, ताकि जो है मोर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के लिए, विच इन टर्न्स लीड टू द मोर मिल्क प्रोडक्शन। और इस पे डिपेंड करता है इन्फेंट क्या होता है, बच्चा। तो जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनमें जो है ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो सकलिंग होगी उतने ज़्यादा ही हार्मोन प्रोडक्शन होगी, विच इन टर्न लीड्स टू द मोर मिल्क प्रोडक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स, या आप कह सकते हैं डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, की दो मेन टाइप्स हैं। एक वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, जैसे जिस्मानी तौर पे जो हो जाए उसे पैरालिसिस, जिसे आप फॉलिज कहते हैं, एंड फंक्शनल डिसऑर्डर एपिलिप्सी, या अंदरूनी आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में कोई हो गई है एपिलिप्सी, जिसे आप मिर्गी भी कहते हैं उर्दू में। Vascular disorders are due to any disturbance in the blood supply to nervous system। अगर ब्लड सप्लाई नर्वस सिस्टम की तरफ उसमें कुछ रुकावट आ गई है तो उसकी वजह से वेस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। while functional disorders are due to disturbance in nerve impulses generation and transmission, के नर्व इम्पल्स के जनरेट होने में और उसका नर्वस सिस्टम तक पहुंचने में अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो तो फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं। First is the paralysis is the complete loss of functions by one or more muscles group, या तो थोड़े से मसल ग्रुप या कंप्लीट मसल ग्रुप जो है उनकी फंक्शनिंग जो बंद हो जाती है। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ये होता है। द डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक यानी कोई अटैक हो जाए, जैसे रप्चर इन ब्लड वेसल्स और ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई इंजरी आ जाए और रप्चर हो जाए, उनमें कोई आप जैसे कहते हैं थोड़ी सी कोई टूट फूट हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, और अगर इनमें कोई क्लॉट आ जाए ब्लड का, जैसे जमा हुआ खून जिसे कहते हैं वो आ जाए, और पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरसेस, या अगर बॉडी में अगर पोलियो के वायरस हैं तो उससे एक पॉइजन प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू हीज़ हर बॉडी और है पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ बॉडी, कि ये फालिज जो है या तो एक तरफ होता है या पूरी बॉडी में हो जाता है। देयर में बी आल्सो बी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इन ऑल ओवर फोर लिम्स, यानी बिल्कुल जैसे
हाथों पाँव की जो उंगलियां हैं ये हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जो है लिम्स कहते हैं टांगों को, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। वैसे तो ये वर्ड जानवरों के लिए हमारे बाजू जो हैं ये फोर लिम्स कहलाते हैं और हमारी टांगें जो हैं वो हाइंड लिम्स होती हैं। इनकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या हैं, इनकी उंगलियां पाँव की, तो वहाँ पे जो है ये अटैक हो सकते हैं। Second is the epilepsy. Epilepsy is a nervous disorder in which there is abnormal and excessive discharge of nerve impulses in brain. मतलब बहुत ज़्यादा जो है nerve impulses प्रोड्यूस होती हैं. It it causes unprovoked seizures in patient. मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि होश नहीं रहती है पेशेंट को. सीजर्स ऑफ इन यंगर पीपल, जो नौजवान लोग होते हैं, एपिलिप्सी में भी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज़, या तो उनके इनहेरिट होती है या जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट होती है, उस वजह से उसमें अगर उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से होती है. पीपल ओवर एज 40 ईयर्स, जिनकी 40 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए, ब्रेन ट्यूमर आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलिप्सी. अगर ब्रेन में ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए तो उससे भी एपिलिप्सी हो जाती है. हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस में कॉज एपिलिप्सी causes epilepsy at any age. अगर सर की वजह से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कुछ हो जाता है तो एपिलिप्सी किसी भी एज में हो सकती है. देयर इज़ नो नोन क्योर ऑफ एपिलिप्सी बट मेडिसिन्स कैन कंट्रोल सीजर. यानी जो दौरे पड़ते हैं उनको जो कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन के थ्रू. इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है. पेशेंट ऑफ epilepsy have to take medicine daily for the treatment as well as prevention of seizure, दोनों को रोकने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो इसके पेशेंट हैं उन्हें रेगुलरली मेडिसिन लेनी चाहिए. these are terms एंटी कॉन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और एंटी कॉन्वल्सेंट. Students, here we completed our chapter. In next lecture, inshallah, I will tell you the short question answer and the exercise MCQs. और जैसा कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू सर का मैसेज मिल गया होगा कि 20 जुलाई से पहले अपने जो हैं रिटन वर्क कंप्लीट कर लें. मैं आपको एक दफ़ा से फिर बता दूं कि रिटन वर्क में आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं बुक पे करने हैं. लेबल द डायग्राम्स हैं अगर वो आपने नोटबुक पे करनी है. डिफरेंशिएशन है अगर कोई वो करनी है. डायग्राम्स जो हैं रिलेटेड आपने सब ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक्स पे. और जो थ्योरी है जो ज़्यादा लेंथी है वो आप बुक से ही लर्न करेंगे, लेकिन आपने डायग्राम्स हर चैप्टर से रिलेटेड बनानी है. जैसे कि अभी ये वाला जो हमने कंप्लीट किया इसमें ईयर की है, इसमें आई की डायग्राम है, इसमें आपने ब्रेन की जो है वो बनानी है, पूरा सिस्टम है. डायग्राम्स हर चैप्टर की आपने ड्रॉ करनी है पेंसिल से नीट एंड क्लीन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.